अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको अगर सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स पर जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस प्लैनेट पर जाएंगे? बहुत सारे लोगों का जवाब मार्स प्लैनेट होगा। हम सब दिन रात मार्स प्लैनेट पर जाने के ख्वाब देख रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमने मार्स को हाल ही में स्टडी करना शुरू किया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मार्स को स्टडी करते हुए हमें 56 इयर्स बीत चुके हैं। सबसे पहले मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट ने मार्स को फ्लाई बाय किया था और इस मिशन को कंप्लीट हुए 56 इयर्स बीत चुके हैं। लेकिन आज तक हम मार्स पर पानी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लाइफ की पॉसिबिलिटी उसी जगह पर होती है जहां पानी मौजूद हो। वैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें मार्स प्लेनेट पर पानी जमीन से भेज देना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में चल रही सोच को हम आज की इस वीडियो में पूरा करते हैं और मार्स पर 100 करोड़ लीटर पानी भेजते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ISRO स्पेस एजेंसी इतने कम बजट में मार्स पर अपने मिशंस को कैसे कंप्लीट करती है। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते ही होंगे कि मार्स प्लेनेट के पोल्स पर पानी आइस फॉर्म में मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि पास्ट में मार्स पर पानी मौजूद था। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर पास्ट में मार्स पर पानी मौजूद था तो फिर वो पानी कैसे गायब हो गया? तो मैं आपको बता दूं, मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन था, जिसकी वजह से दिन के वक्त इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता था और रात को -70 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी के साथ ही एटमॉस्फेयर न होने की वजह से मार्स की सरफेस पर प्रेशर बहुत ही कम होता है। बस यही वजह है कि मार्स पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। नासा के एक साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम मार्स पर थोड़ा सा पानी गिराएं तो कुछ पानी बर्फ बन जाएगा और कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। आज से 3.5 करोड़ साल पहले मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन हुआ करता था, जिसकी वजह से पास्ट में मार्स पर पानी के समंदर मौजूद थे। अगर हम इसके एटमॉस्फेयर को फिर से ठीक करें तो यहाँ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, वो ये कि हमें जमीन के एटमॉस्फेयर से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को मार्स पर ले जाना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम मार्स पर 100 करोड़ लीटर पानी बगैर किसी डिले के एक साथ ही भेज दें तो ये पानी मार्स के किसी भी क्रेटर को लेक में बदल सकता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इतने ज्यादा पानी को हम मार्स के क्रेटर में डाल सकते हैं? मार्स का सबसे बड़ा क्रेटर नॉर्थ पोलर बेसिन क्रेटर है, जिसका डायमीटर 8500 किलोमीटर है। ये क्रेटर आसानी से इस पानी को अपने अंदर समा लेगा। लेकिन अगर इस पानी से हम मार्स की पूरी सरफेस को कवर करने की कोशिश करें तो इस पानी से मार्स की सरफेस पर बहुत ही बारीक लेयर बनेगी। अब आप समझ गए होंगे कि मार्स की सरफेस पर पानी ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, बल्कि एक ही मिनट में भाप बनकर खत्म हो जाएगा और फिर मार्स की डस्ट इसके ऊपर अपनी लेयर बना देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पानी हम मार्स पर कैसे लेकर जाएंगे? यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या हमें मार्स पर पानी को लेकर जाने की जरूरत भी है या नहीं? तो FTV के दोस्तों, आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मार्स के पोल में आइस मौजूद है और ये आइस छोटी मोटी मिकदार में नहीं है। ये आइस मार्स पर परमाफ्रोस्ट फॉर्म में जमी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन के पोल्स पर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब हम जमीन के पोल्स की आइस को पिघला सकते हैं तो फिर मार्स की आइस को पिघलाना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। परमाफ्रोस्ट की ये लेयर सैकड़ों फीट गहराई तक फैली हुई है। बस इतना ही नहीं, साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स के इंटरनल लेयर्स में सॉल्ट वाटर भी मौजूद है। अगर हम इस सारे वाटर को पिघला दें तो मार्स को 40 मीटर तक पानी में डुबाया जा सकता है। 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किए गए नासा के क्यूरियोसिटी मार्स मिशन में जो रोवर मार्स की सतह पर लैंड करवाया गया था, उसने मार्स की मिट्टी के कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए, जिनसे साइंटिस्ट को ये पता चला कि मार्स की सोइल में 2% लिक्विड वाटर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई इंसान मार्स पर कॉलोनी बसाना चाहता है तो उसे पानी कलेक्ट करने के लिए मार्स की सॉइल को कलेक्ट करके हीट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, जमीन से हम चाहे जितना मर्जी पानी मार्स पर भेज दें, वो पानी मार्स की हार्श कंडीशन को नहीं झेल पाएगा। अगर हम मार्स के सारे पानी को कलेक्ट करने में कामयाब हो गए तो मार्स के एटमॉस्फेयर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। ये पानी ना तो फ्रीज होगा और ना ही इवेपोरेट होगा और इन फ्यूचर ये हैबिटेबल प्लेनेट भी बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं ISRO स्पेस एजेंसी की कि वो कम बजट में अपने मिशंस को कैसे कंप्लीट करती है।
किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजने के लिए उसे जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना होता है। स्पेसक्राफ्ट जितना ज्यादा भारी होगा, हमें उतने ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट की जरूरत होगी। उसके बाद हमें परफेक्ट वक्त का इंतजार होता है, क्योंकि मार्स और जमीन डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट ऑर्बिट से सूरज का चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेनेट कभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं और कभी बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। हर 26 माह के बाद ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। बस यही वो वक्त था जिसमें हम सबसे कम फ्यूल का यूज करके स्पेसक्राफ्ट को जमीन से मार्स पर भेज सकते थे। स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के बाद साइंटिस्ट को इस बात का डर होता है कि स्पेसक्राफ्ट कहीं रास्ते में भटक न जाए। स्पेसक्राफ्ट को इस सिचुएशन से बचाने के लिए हमें थ्रस्ट की जरूरत होती है, ताकि अगर स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से हट भी जाए तो हम एक बार फिर से उसे सही रास्ते पर ला सकें। सबसे पहले बात करते हैं नासा के मी-1 मिशन की। इसकी कुल कॉस्ट $672 मिलियन थी। ये कॉस्ट ISRO के स्पेसक्राफ्ट से 10 गुना ज्यादा थी। इस मिशन का मेन पर्पस मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाना था, जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेकर गया था। इसका मैस भी ISRO के स्पेसक्राफ्ट से बहुत ज्यादा था। नासा के मी-1 स्पेसक्राफ्ट का मैस 2500 किलोग्राम था, जबकि ISRO के स्पेसक्राफ्ट का मैस 1337 किलोग्राम था। नासा के मी-1 स्पेसक्राफ्ट के ज्यादा महंगे होने की वजह इसका वेट भी था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ISRO स्पेस एजेंसी ने फ्यूल कंजम्पशन में अपना बहुत ज्यादा पैसा बचाया था। नासा के मी-1 स्पेसक्राफ्ट को एल्टास 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो 7000 किलोग्राम मैस को सीधा जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुँचाने में कामयाब होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 18 नवंबर 2013 को इस स्पेसक्राफ्ट ने जमीन की ग्रेविटी फील्ड से निकलकर मार्स पर जाने के लिए अपना सफर शुरू किया। बस यही वजह है कि ये स्पेसक्राफ्ट ISRO के स्पेसक्राफ्ट से 2 दिन पहले मार्स पर पहुंच गया था, जबकि इसे ISRO के स्पेसक्राफ्ट से बाद में लॉन्च किया गया था। मी-1 में पावरफुल रॉकेट इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इसमें फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ था। ये दूसरी बड़ी वजह थी मी-1 स्पेसक्राफ्ट के महंगा होने की, क्योंकि ISRO के स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल कंजम्पशन यूज नहीं किया गया था, इसलिए भी ये स्पेसक्राफ्ट इतना महंगा नहीं था। ISRO के स्पेसक्राफ्ट को PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो तकरीबन 1300 किलोग्राम मैस को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा सकता था, जबकि स्पेसक्राफ्ट का वजन 1337 किलोग्राम था। इसलिए सबसे पहले इसे जमीन के ऑर्बिट में भेजा गया और फिर मल्टी स्टेप ट्रांजिशन के जरिए इसके ऑर्बिट को मुसलसल बढ़ाया जाएगा और फिर इसे मार्स के सफर पर भेज दिया जाएगा। 5 नवंबर 2013 को स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था और फिर ये स्पेसक्राफ्ट जमीन के लोअर इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंच गया। इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक पोजीशन जमीन के बहुत ज्यादा करीब होती है और दूसरी पोजीशन जमीन के बहुत ज्यादा नजदीक होती है। जब कोई भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में एंटर हो जाता है तो फिर वो खुद ब खुद ही इस ऑर्बिट में जमीन के गिर्द घूमने लगती है। जमीन को ऑर्बिट करने के लिए इसे किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जमीन को सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इस ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट के घूमने की स्पीड एक जैसी ही होती है? इसका जवाब है जी नहीं। जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट जमीन से दूर होता है और इसकी स्पीड कम हो जाती है और नजदीक आने पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नजदीक आने पर जमीन की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड पहले से बढ़ जाती है। जमीन का ऑर्बिट जितना ज्यादा इलिप्टिकल होगा, सैटेलाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ISRO स्पेस एजेंसी ने इस चीज का फायदा उठाया और 5 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक ISRO ने इसे जमीन के गिर्द 5 बार दोहराया और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को और ज्यादा बड़ा किया, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और भी बढ़ती गई। जब ISRO ने स्पेसक्राफ्ट का इंजन ऑन किया तो ये स्पेसक्राफ्ट जमीन के स्फीयर ऑफ ग्रेविटी से निकलकर ट्रांस मार्स ट्रेजेक्ट्री में पहुंच गया। अब इस स्पेसक्राफ्ट को अपना फ्यूल यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सूरज की ग्रेविटी से मार्स तक पहुंचाने के लिए काफी थी। यहाँ पर साइंटिस्ट को ये फिक्र थी कि कहीं ये स्पेसक्राफ्ट अपना मिशन से हट न जाए। यहाँ पर अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम होती तो साइंटिस्ट को इसका इंजन ऑन करना था ताकि इसकी स्पीड बढ़ सके, और अगर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती कि ये मार्स को पीछे छोड़ देता तो फिर साइंटिस्ट ने इसे पीछे की तरफ मोड़कर इसका इंजन ऑन करना था ताकि इसकी स्पीड को कम किया जा सके। आखिर हुआ वही जिसका डर था। ये स्पेसक्राफ्ट मार्स से आगे निकल गया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसे पीछे की तरफ मोड़कर इसका इंजन ऑन कर दिया। फाइनली ये स्पेसक्राफ्ट 24 सितंबर 2014 को मार्स के ऑर्बिट में सही सलामत एंटर हो गया। नासा का स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 2 दिन पहले मार्स पर पहुंचा था, वो भी इतना ज्यादा खर्चा करवा के।
मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को दी थी। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इफ टीवी की फैमिली बने रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।